गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं 9 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया वॉन द 4th मेडल इन विच स्पोर्ट्स एट पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हमारा 4th मेडल आ गया है। आपसे पूछ रहा है, क्या आपसे पूछ रहा है कि ये जो 4th मेडल है इंडिया के लिए किस स्पोर्ट्स में आया है, आपसे ये पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें कि किस स्पोर्ट्स में आया है, तो ये किस में आया है। हाँ हाँ, किस में लेके आए हैं। ये आया है हमारी हॉकी में। हमारी हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। स्पेन को डिफीट करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। और अगर हम बात करें कि हमारी हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो वो कौन है। हरमन हरमनप्रीत सिंह। बिल्कुल सही बात, हरमनप्रीत सिंह हमारी हॉकी टीम के कैप्टन हो जाते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया का 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में तो ये 4th मेडल है। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी तक इंडिया हॉकी में कितने मेडल्स जीत चुका है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो अभी तक 13 मेडल्स हम जीत चुके हैं हॉकी में। 13 मेडल्स जीत चुके हैं हॉकी में, जिनमें से 8 गोल्ड मेडल है। 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है और 4 अब क्या हो गए, ब्रॉन्ज मेडल। 4 क्या हो गए, ब्रॉन्ज मेडल। लास्ट टाइम 2020 में भी इंडिया ने कौन सा मेडल जीता था हॉकी में। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भी इंडिया ने कौन सा मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था हॉकी में। अगर हम बात करें इन गोल्ड मेडल की, तो 1928 में हॉकी में फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था। 1928 में हॉकी में फर्स्ट गोल्ड मेडल आया था, ये पूछ लेता है। उसके बाद लगातार 7 बार हमने गोल्ड मेडल जीता 1964 तक। लगातार 7 बार गोल्ड मेडल जीता 1964 तक ओलंपिक्स में। किस स्पोर्ट्स में, हॉकी में। उसके बाद 8th मेडल लेके आए थे गोल्ड मेडल हमारी इंडियन टीम 1980 में। और 1980 के बाद भारत ने अभी तक कोई भी गोल्ड मेडल हॉकी में नहीं जीता है। पिछली बार भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार भी हमारी इंडियन टीम ने हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक्स में। बात हम किसकी कर रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स की। तो अब हम किसके बारे में रिवाइज करेंगे, जो भी अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड। तो फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने कुछ कुछ चीजें बीच में आज ब्लैंक की हुई है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। इसका आंसर आप लोग करोगे, है ना। तो जो पेरिस ओलंपिक्स है, ये 26 जुलाई से स्टार्ट हुए थे 11 अगस्त तक। ये आपको करना था, इसका आंसर आपको करना था, है ना। ये आपको बोल के बताना है जो ये चीजें हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जो भी मैंने ब्लैंक्स छोड़े हैं, ये आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है। ये आज आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू है। इनका आंसर आप सीक्वेंस में, इनका आंसर पूरा मत लिखना, इनका आंसर आप सीक्वेंस में कहा करोगे, कमेंट बॉक्स में करने वाले हो। बाकी जो और चीजें लिखी है उनको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। बाकी जो और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। होस्ट कौन कर रहा है, पेरिस कर रहा है। फ्लैग बियर ओपनिंग सेरेमनी में कौन हो जाता है, शरद कमल जी। और शरद कमल जी के साथ कौन है, उसका नाम आप मुझे बताओगे। शेफ द मिशन यानी कि मिशन के हेड कौन है, हाँ, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। इंडियन टीम को लीड कर रहे हैं नीरज चोपड़ा जी। फर्स्ट जूरी फ्रॉम इंडिया है बिल्किशमीर जी, और ये जम्मू कश्मीर की है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, बीपीसीएल। बैंकिंग पार्टनर कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रहा है अडानी ग्रुप। नेक्स्ट टाइम भी यही करेंगे। और कितने एथलीट ने इस बार इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट, कितने स्पोर्ट्स इस बार ऐड हुए, 4 स्पोर्ट्स ऐड हुए। ब्रेक डांसिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ओल्डेस्ट प्लेयर जिन्होंने भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया, रोहन बोपन्ना। यंगेस्ट निधि देशुंगे। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी होती है, इसकी सेकंड टाइम मेंबर कौन बन गई है, अभी अपने घर में शादी वादी निपटा के मेंबर बनी है वो,
कौन है उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किसको किया जाने वाला है? अभिनव बिंद्रा जी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाने वाला है। फर्स्ट मेडल भारत के लिए कौन लेके आई है 30 मीटर एयर पिस्टल में? सेकंड मेडल कौन लेके आई? सेकंड मेडल भी लेके आई मनु भाकर जी और शरबजीत सिंह। थर्ड मेडल लेके आए स्वप्निल कुसाले, ये भी शूटिंग से ही बिलोंग करते हैं। 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। अभी तक भारत के जो 4 मेडल आए हैं वो चारों के चारों ब्रॉन्ज है। वैसे अभी हमने एक सिल्वर मेडल भी जीत लिया है। कौन लेके आया हमारे लिए सिल्वर मेडल? हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा क्या लेके आया हमारे लिए सिल्वर मेडल जीत लिया है। गोल्ड उसमें किसने जीत लिया? पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी गोल्ड ले गया, बताओ जरा। पर कोई बात नहीं, वी प्राउड प्राउड ऑफ आवर एथलीट्स। फ्लैग बियरर क्लोजिंग सेरेमनी में कौन रहने वाला है? ये वही रहने वाली है जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। मैस्कोट क्या हो गया? मैस्कोट हो गया फ्रिज। इतनी चीजें क्लियर है ना? मैम इतने सारे क्वेश्चन क्यों पूछ लिए? भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और अगर ऐसे ही मैं ही बार बार बोलती रही तो आपको कहाँ याद हुए, है ना? आप तो बीच में ऐसा कर देते होंगे, ऐसे कर जाते होंगे कहीं कहीं, है ना? या फिर आप बस सुन रहे हो। सुनने से वैसे बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको, आपने लिखा होगा, आप रिवाइज कर रहे हो, बहुत कुछ याद हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इन्हें कमेंट बॉक्स में इनके आंसर करोगे तो आपको क्या, मैं बोलती हूँ ना, क्या रहेगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। और क्या करना है हमें? लंबे टाइम तक याद रखना है, क्योंकि अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स है इस यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विनेश फोगाट, बड़ी ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थी ये। Recently, Vinesh Fogart announced her retirement after her disqualification at Paris Olympics. She belongs to which sports? तो ये तो सबको पता होगा कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है, रेसलिंग। जिस नालायक को ये भी नहीं पता, नहीं पता, ऐसे कितने बच्चे हैं जिसको ये नहीं पता? ऐसा वैसे कोई होना नहीं चाहिए। अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में बताने की कोई जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिना बताई क्या करना, शर्म से ऐसे मुंह ढक के चुल्लू भर पानी ले लेना हाथ में, डूबना भी नहीं है। अच्छा, ये क्या विनेश फोगाट जी किस स्पोर्ट से बिलोंग करती है? ये रेसलिंग यानी कि कुश्ती से ये बिलोंग करती है। और हुआ क्या था, ये कैसे डिस्क्वालीफाई हो गई पेरिस ओलंपिक्स में? ये फाइनल्स में पहुंच गई थी भाई, फाइनल्स में पहुंच गई थी, लेकिन ये किस कैटेगरी में खेल रही थी? ये 50 केजी कैटेगरी में खेल रही थी, 50 केजी कैटेगरी में खेल रही थी। और जब खेलने के बाद न्यूट्रिशन, भाई बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे कह रहे कि एक दिन एक एंकर का ही शायद मैंने कहीं देखा था कि इतना वेट, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है कि एग्जाम के लिए पहले से प्रिपरेशन करनी हो। वो कुछ भी कह रही है भाई, कुछ भी, उसे कुछ नहीं पता कि चल क्या रहा है, हुआ क्या है। उसने कोई R&D नहीं की इसके ऊपर, बस बोले जा रही है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, पेपर से एक दिन पहले आप पढ़ने लग जाओ और फिर थोड़ी ना आपका पेपर निकल जाएगा कि पूरी रात इन्होंने मेहनत करी। इस पूरी रात से क्या होता है, पहले से प्रिपेयर होना चाहिए था, ये वो पता नहीं ब्ला ब्ला क्या क्या। इनकी मेहनत है भाई, ये अभी भी चैंपियन है ना? ही भी ये चैंपियन है। ट्रीट हर लाइक अ चैंपियन, क्योंकि इतना इतना मेंटल प्रेशर समझ रहे हो आप कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। 4 साल इन्होंने मेहनत की है, फाइनल्स में पहुंचने वाली ये पहली पहली महिला रेसलर बनी है। वो जो भी है, वो आप डेस्टिनी कह लो या जो भी कह लो, है ना? तो इनका बस 100 ग्राम वेट ज्यादा, 100 ग्राम वेट ज्यादा रह गया था इनका। किससे? 500 किलो से 100 ग्राम वेट ज्यादा हो गया था, जिससे इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन इनकी मेहनत देखो, इनका लगन जज्बा, ये वहां तक पहुंची, इंटरनेशनल लेवल पे ये फाइनल्स तक पहुंची। ये कोई आम बात या छोटी बात नहीं है। वैसे भी इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी डाली हुई है हमारे IOA के मेंबर्स ने, वो देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिलहाल इन्होंने अपना, फिर उसके बाद ये इतना टूट गई कि इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। जब बात क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इन्हें 2016 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, 2020 में इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अभी अनाउंस कर दिया है डिस्क्वालिफिकेशन के बाद। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन द बांग्लादेश? बांग्लादेश में आपको सभी को पता है कि शेख हसीना को 45, शेख हसीना क्या थी यहाँ की? फॉर्मर पीएम। इनको 45 मिनट्स के अंदर क्या देना पड़ा? अपना इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वहां पे जो रिजर्वेशन बिल है, मैंने आपको शायद कल के क्लास में ये सारी चीजें समझाई होगी। क्या हुआ था देखो, थोड़ा सा आज भी समझ लेते हैं। ये है इंडिया, ये है इंडिया, पहले ये इधर क्या है? पाकिस्तान। जब 1947 में हुआ क्या था, इंडिया से अलग होकर पाकिस्तान के 2 हिस्से बने। ये था वेस्ट पाकिस्तान,
ये क्या था, इधर था वेस्ट पाकिस्तान और इधर क्या था, ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान वाले लोग थे वो वेस्ट पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं थे। इन लोगों के साथ पार्शियलिटी की जाती थी, लाइक इनको इक्वल राइट नहीं दिए जाते थे, बहुत सारी चीजें थी। कहने का मतलब है कि ये खुश नहीं थे इनसे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई हम लिबरेट होने चाहते हैं। 1971 में हुई लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। इस लिबरेशन वॉर में इंडिया की हेल्प से ये जो ईस्ट पाकिस्तान है ये क्या बन गया, बांग्लादेश। नए देश का निर्माण हो गया बांग्लादेश। जी, जब ये बांग्लादेश बन गया तो इनका कहना था, जिन लोगों ने भी इनमें पार्टिसिपेट किया, लिबरेशन वॉर में पार्टिसिपेट किया है, तो क्या किया इन्होंने, उनके लिए 30% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया। 30% रिजर्वेशन फिक्स कर दिया जॉब में, 30% रिजर्वेशन जॉब में फिक्स कर दिया। अब यहां से मुद्दा सारा बिगड़ गया था, यहां से मुद्दा बिगड़ गया था। 2018 में वैसे इसको हटा भी दिया गया था, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने 5 जून 2024 को फिर से कहा कि नहीं भाई, इसे लागू करो। लागू करो तो फिर लोग क्या हो गए, लोगों में आक्रोश आ गया, गुस्सा हो गया, भाई क्यों इतना 30। और वहां पे वैसे भी जो ओवरऑल रिजर्वेशन था इसे जोड़कर वो काफी ज्यादा बैठ रहा था, 56% के अराउंड बैठ रहा था। मेरिट लिस्ट में बहुत ही कम बच्चों के सिलेक्शन हो रहे थे। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसे 30% से 5% में कन्वर्ट किया तक बहुत देर हो चुकी थी और लोग बहुत गुस्सा हो गए थे, किससे, शेख हसीना से। और वो उनके इस्तीफे की डिमांड करने लगे। अब इस्तीफा ने 45 मिनट दी गई, किसके द्वारा, ये जनरल जनरल है वहां के, कौन, आर्मी के जनरल हो जाते हैं बकर उज जमान ने 45 मिनट का टाइम दिया। वहां पे क्या बन गई है, इंटरीम गवर्नमेंट, यानी कि अस्थायी सरकार वहां पे बन गई है। और इस अस्थायी सरकार के जो हेड है वो कौन है, इस अस्थायी सरकार के जो हेड है वो है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस किसके द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और वहां के बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं, सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है ना, इनको फॉर ग्रांटेड मत लेना। वहां के प्रेसिडेंट कौन हो जाते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इनको हेड ऑफ गवर्नमेंट, इनको मोहम्मद यूनुस को हेड ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंट कर दिया। ये है कौन, ये है 2006 में इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है, नोबेल पीस प्राइज से इनको सम्मानित किया जा चुका है मोहम्मद यूनुस को। अब ये हेड बन गए, इंटरीम हेड बन गए हैं गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेट इन इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ। तो डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ को इंप्लीमेंट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, नागालैंड। नागालैंड ने किसके साथ मिलकर, नागालैंड ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि किस लिए इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट इंश्योरेंस के लिए इन्होंने क्या कर लिया, इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। क्योंकि जो नागालैंड है एक हिली स्टेट है, वहां पे आपदाएं आती रहती है, नेचुरल डिजास्टर्स, तो इन्होंने इनके साथ मिलकर क्या कर लिया भाई, इंश्योरेंस अपना करवा लिया कि भाई कुछ भी दिक्कत आएगी तो फंडिंग कौन करेगा, एसबीआई बैंक करेगा। जैसे इंश्योरेंस होता है ना कि गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, अपना लाइफ बीमा, जीवन बीमा हम करवा लेते हैं, ऐसे ही नागालैंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश एंड विच स्टेट इज द प्राइमरी फोकस अंडर द नमामि गंगे मिशन। तो नमामि गंगे मिशन के में जो प्राइमरी फोकस है वो कौन हो जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश और बिहार। मैम ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, देखो ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में स्टार्ट किया गया था, किस लिए, गंगा रिवर की जो सफाई है उसके लिए। अभी 2014 से ये लगातार चल रहा है। अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल फोकस किया गया, उनके लिए अलग बजट एलोकेट किया गया 920 करोड़ का, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इनके लिए अलग से बजट एलोकेट किया गया नमामि गंगे, यानी कि गंगा को जो साफ करने का मिशन चल रहा है उसके लिए, किस किस राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स अप्रूव्ड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अस्त्र मार्क 1 मिसाइल विच पब्लिक सेक्टर कंपनी विल डेवलप इट। आपसे क्या पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूव कर दिया है कि मार्क 2 मिसाइल के लिए, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो इसको डेवलप करने वाली है। देखो जो कंपनी हो जाती है वो कंपनी तो कौन सी हो जाती है, ये हो जाती है बीडीएल। बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो जाती है जो अस्त्र मार्क 1 को डेवलप करेगी। वैसे जो ये अस्त्र मार्क 1 है ये है क्या, ये एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है।
और जो हमारा Su-30 MKI और LAC तेजस है, इनके लिए डेवलप करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि भाई इनके लिए इन मिसाइल को बनाया जाए। वैसे जो ये अस्त्र मार्क 2 है, ये ओरिजिनली डिजाइन किसने करी है? ओरिजिनली इसको डिजाइन किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डीआरडीओ ने तो इसका डिजाइन तैयार कर दिया था, ये अप्रूव्ड हो गई थी, टेस्ट वेस्ट सब हो गया था। जब इसको बल्क में बनाएगा तो कौन बनाएगी? कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बनाएगी ना। तो ये बल्क में अब इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, तो इसको कौन डेवलप कर रहा है? बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड इसको अब डेवलप कर रही है। क्लियर इतनी चीजें? अस्त्र मार्क 2 है क्या? एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में वार करती है, हवा से हवा में वार करती है। आपसे ये पूछ लेगा कि किस फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया जाने की तैयारी कर रहा है एयरफोर्स, तो Su-30 MKI और हमारे तेजस से इसको लॉन्च किया जाने वाला है। मतलब वो प्रिपेयर है इंडियन एयरफोर्स अब इसको इंडियन एयरफोर्स में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तैयार वैसे किसने किया था? डिजाइन डीआरडीओ ने इसको वैसे बनाया था। नेक्स्ट आपसे पूछा है, रिसेंटली इंडियन शिप हैज वॉन रोडियो ट्रॉफी एट रिमपैक 2024। तो आप मुझे जरा ये बता दो, रिमपैक हम पिछले महीने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, कि अब होगी, अब हो रही है, अब चल रही है। तो जो रिमपैक है इसके बारे में आप मुझे ये बता दो, ये है क्या? और मैं हर बार आपको बोलती हूँ, देखो रिमपैक वैसे क्या हो जाती है? रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज हो जाती है। और मैं आपको इतनी बार बताती हूँ जब भी इसका नाम आता है, ये लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें हमारे इंडियन नेवी के किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था? किस शिप ने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस शिवालिक ने। अब जब आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है तो इसमें कोई कंपटीशन होगा, तो वो कौन सा शिप जीतेगा? आईएनएस शिवालिक नहीं जीता है, कोई इंडियन शिप अगर जीत रहा है तो कौन जीतेगा? आईएनएस शिवालिक। यहाँ पर हो क्या रहा था? ये जो एक्सरसाइज चल रही थी, और ये एक्सरसाइज हो कहां पे रही है? हवाई आइलैंड पर ये एक्सरसाइज हो रही है। हवाई आइलैंड यूएसए इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा था? यहाँ पर होता है नेवल गन फायर सपोर्ट कॉम्पिटिशन। नेवल गन फायर सपोर्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पर एक चल रहा था, और इस कॉम्पिटिशन को जीत लिया हमारे आईएनएस शिवालिक ने। और जब हमारे शिप ने इसको जीत लिया तो उसको सम्मानित किया गया रोड ट्रॉफी से। क्लियर है इतनी चीजें? नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन साउथ अफ्रीकन आईपीएल डोमेस्टिक T20 लीग SA20 को किसने ज्वाइन कर लिया है, और वो ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आपसे ये पूछ रहा है। तो ये बन गए कौन? इन्होंने अभी हाल फिलहाल में अपने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था। अब ये किसको ज्वाइन कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक लीग को। जैसे हमारी डोमेस्टिक लीग क्या हो जाती है? आईपीएल, है ना, उसी तरह साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक टीम जो लीग हो जाती है वो है SA20। और इसको ज्वाइन करने वाले दिनेश कार्तिक बन गए हैं पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन। तो इनका नाम हम याद रखेंगे, ये रहे दिनेश कार्तिक जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द रेयर फोर रिंग्ड बटरफ्लाई, इसका नाम हो जाता है येपिथीमा कैथली हैज बीन स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क। तो इसको 66 ईयर्स के बाद, 66 सालों के बाद इसको देखा गया। ये एक रेयर स्पीसीज हो जाती है बटरफ्लाई की। आपसे पूछ रहा है कि इसको किस नेशनल पार्क में देखा गया। तो इसको देखा गया कहां पर? नामदफा नेशनल पार्क में। और नामदफा नेशनल पार्क जो है ये कहां पर हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो आपसे नाम पूछ लेगा कि येपिथीमा कैटलीन ये क्या है, ये कौन सी रेयर स्पीसीज है? तो किसकी रेयर स्पीसीज है? ये बटरफ्लाई की ये रेयर स्पीसीज हो जाती है। कहां पर मिली है? नामदफा नेशनल पार्क में इसको देखा गया है। नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। लास्ट क्वेश्चन आज आपके लिए क्या हो जाता है? रिसेंटली पद्म भूषण अवॉर्डी शोभना रनाडे पास्ड अवे। शी बिलोंग्स, जो आपसे पूछ रहा है कि अभी हाल ही में जो पद्म भूषण अवॉर्डी थी शोभना रनाडे, इनका निधन हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित थी? तो ये किससे संबंधित थी? ये संबंधित थी सोशल वर्क से। तो शी वॉज अ सोशल वर्कर। अब इनकी थी पद्म भूषण अवॉर्डी। तो बात आती है कि इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2011 में। और अब 99 इयर्स की एज में इनकी क्या हो गई है? इनकी मृत्यु
हो गई है, तो नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाम क्या हो जाता है? शोभना रनाडे। किससे रिलेटेड है? सोशल वर्क से रिलेटेड हो जाती है। आज के क्वेश्चंस यहीं तक थे। हम फटाफट से कल के क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। आपको मेरे से पहले पहले आंसर देते हुए चलना है, क्योंकि कल हमने ये सारे क्वेश्चन डिटेल में किए थे ना। और उसके बाद आप लोगों ने क्या भी किया होगा, शाम को रिवीजन भी किया होगा एक बार, तो एक बार अब दोबारा रिवीजन आपका हो जाएगा, इसलिए आपको फटाफट आंसर करते हुए चलना है ना। ये थे आज तक के यहाँ तक के 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम कर रहे हैं क्या? कल के क्लास का रिविजन। तो हमारा कल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो कहां पर ऑर्गेनाइज की गई है? कहां पर? भारत में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट, रिसेंटली बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है हु हैज बिकम द यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी इन द बॉक्सिंग फ्रॉम इंडिया एट पेरिस ओलंपिक्स 2024? तो यंगेस्ट रेफरी कौन बन गए हैं? सॉरी, कबलियन साई अशोक जी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हेन इज नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को ही क्या सेलिब्रेट किया जाता है? जेविलियन थ्रो डे। नेशनल जेविलियन थ्रो डे आप सभी को पता है, क्योंकि 2021 में इसी दिन जो नीरज चोपड़ा जी है वो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे भारत के लिए। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री ब्लॉक द एक्सेस टू इंस्टाग्राम एमिड सेंसरशिप प्रो? तो ये किसने कर दिया है? तुर्की ने इसको ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द बुक @100 इनविजन टुमारो इकोनॉमिक्स पावर हाउस इज ऑथर्ड बाय? तो इस बुक को किसने लिखा है? केवी सुब्रमण्यम जी ने लिखा है। विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बाय द क्रॉप्स एट एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर? जो क्रॉप्स है उनको बाय करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये बन गया हरियाणा। Recently, India has constructed a bridge to connect the north and south bank of which lake in Ladakh? तो पेंगोंग सो लेक को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, which which set the world record in डमरू प्लेइंग? तो उज्जैन ने डमरू प्लेइंग एक साथ 1500 लोगों ने डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ऐसे काम भारतीय करते रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर at the ICAR Central Marine Fishery Research Institute CMFRI में जो डायरेक्टर जनरल है ये किसको अपॉइंट कर दिया है? डॉक्टर ग्रीसन जॉर्ज को। आज के रिवीजन क्वेश्चन हमारे यहाँ तक खत्म हो गए। लास्ट में आप सभी लोगों के लिए आज एक मोटिवेशन, आज आप सभी लोगों के लिए एक लाइन, और वो लाइन क्या हो जाती है? स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन डू व्हाट्स पॉसिबल, and suddenly you are doing the impossible। क्या कहा? समझ आया? स्टार्ट करो वो करना जो जरूरी है, स्टार्ट करो वो काम करना जो जरूरी है, फिर उस काम को करो जो आप कर सकते हो, और आप पाओगे कि आपने संभव काम भी कर लिए। है ना सही बात? स्टार्ट करो, अपनी एस्पिरेंट लाइफ में इंप्लीमेंट करो। स्टार्ट करो कि आप आज इतना पढ़ सकते हो, ये जरूरी है इतना पढ़ना, है ना? ये इतना पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम बस आ ही गया है इतना। अब आपको वो करना है जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। इतना तो सब लोग कर रहे हैं, जो एडिशनल एफर्ट्स आप दे सकते हो वो अब आपको वो करना है, और आप पाओगे कि आपने इम्पॉसिबल कर दिया। जो जॉब आपको लग रही थी कट ऑफ इतनी हाई जाती है, इतना कंपटीशन है, आप उसको अचीव कर लोगे, क्योंकि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। बस आपको उसे पॉसिबल बनाना है। क्या करना है? आपको पॉसिबल बनाना है, शिद्दत के साथ मेहनत करनी है, शिद्दत के साथ पूरे लगन से मन से पढ़ना है, ऐसे जबरदस्ती नहीं पढ़ना है ना? पूरे मन से पढ़ना है, और इस साइकिल में नहीं फंसना है। इस साइकिल में नहीं फंसना है कि ये 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, प्री हो गया, मेंस हो गया, यहाँ रह गए। इस साइकिल में नहीं फंसना है। एक बारी इतनी हिम्मत के साथ मेहनत कर देनी है, इतनी लगन के साथ मेहनत कर देनी है कि आपको बस ये कि अपने माइंड में डिसाइड कर लेना है कि ये 6 महीने या 1 साल जम के मेहनत करनी है, और 1 साल में सिलेक्शन लेकर ही बाहर निकलना है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। लास्ट में आप सभी लोगों का डेली क्वेरी क्वेश्चन कि मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी कहाँ? हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी? पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल
हो जाएगी। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने छोटों को प्यार कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।